कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन, काबुल पहुंचे तालिबानी नेता। तालिबान ने किया पंजशीर पर कब्जे का दावा, अफगानी विरोधियों का आखिरी किला भी ढहा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर हुआ सर्वे। 26 सितंबर को होगी रीट परीक्षा, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। कंगाल तालिबान के लिए खजाना खोल देगा चीन, ड्रैगन ने किया है 2 बड़े वादे। अफगानिस्तान से वापसी पर क्या भारत में गिरी अमेरिका की साख। LIC ने ओपन मार्केट से बैंक ऑफ इंडिया में 4% हिस्सेदारी ली। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर रश्मि देसाई का इमोशनल पोस्ट। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो गए थे मोइन अली, किसी ने अपील नहीं की। और प्रवीण कुमार ने जीती चांदी, DM सुहास LY को मिली हार। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान शासन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच नई सरकार के गठन को लेकर तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार यानी आज सरकार का गठन होगा। यह अनुमान लगाया गया था कि तालिबान कभी भी सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। तालिबान राष्ट्र का नेतृत्व संगठन का सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर करेगा। वह दोहा स्थित तालिबान के सियासी दफ्तर का प्रमुख भी है। तालिबान के सभी शीर्ष नेता राजधानी काबुल पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है अब्दुल गनी बरादर, क्या है पाकिस्तान से उसका कनेक्शन। हम आपको बता दें, अब्दुल गनी बरादर पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के 3 सूत्रों का दावा है कि इस्लामिक मिलिशिया ने शुक्रवार को काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोहियों का आखिरी किला भी ढह गया। हालांकि तालिबान के इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। तालिबान के एक कमांडर ने कहा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से हम पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रण में ले चुके हैं। संकट पैदा करने वालों को हरा दिया गया है और पंजशीर अब हमारे कब्जे में है। इसके पहले भी तालिबान ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर के काफी बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। तब पंजशीर के लड़ाकों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। साल 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यह चुनाव काफी अहम है क्योंकि इसमें वो राज्य भी शामिल है जहां पर देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें शामिल है। बीजेपी अगर 2024 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आना चाहती है तो उसे यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी ही होगी। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब के साथ गोवा और मणिपुर के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें, BSP को 12 से 16 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, इसके जवाब में 3% से ज्यादा बात भ्रष्टाचार, 39% ने बताया बेरोजगारी, 26% ने बताया महंगाई, 19% ने बताया किसान, 10% ने बताया कोरोना और 3% ने अन्य मुद्दा बताया। राजस्थान बोर्ड की शिक्षा भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर 2021 को किया जाएगा। इस भर्ती के तहत करीबन 31,000 अध्यापक के पदों पर भरा जाएगा। परीक्षा के लिए करीब 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इससे पहले यह परीक्षा 20 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीटिंग की। उन्होंने कहा है कि राजस्थान बोर्ड ने 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के साथ किया जाएगा।
अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी बंदूकधारियों के कब्जे के तुरंत बाद से ही पाकिस्तान और उसके सदाबहार दोस्त चीन ने तालिबान से याराना को मजबूती देना शुरू कर दिया है। अब उसने 2 बड़े दावे किए हैं, उसका खुलासा तालिबान के प्रवक्ता ने किया है। प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि चीन ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को खुला रखने और मदद के लिए खजाना खोलने का वादा किया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट किया, कतर के दोहा में इस्लामिक समूह के राजनीतिक दफ्तर के सदस्य अब्दुल सलाम हनाफी की चीन के उप विदेश मंत्री वांग जियांगहाओ से फोन पर बात हुई है। सुहेल के मुताबिक चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि काबुल में उनका दूतावास खुला रहेगा और पहले की तुलना में रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार हमेशा अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम करती रही है और अब तक भारत ने अमेरिका के रुख पर कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है। लेकिन भारत के कई जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकारों और जानकारों ने अफगानिस्तान में अमेरिका के बर्ताव पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। 30 अगस्त को जब आखिरी C-17 विमान ने काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी तो अफगानिस्तान में जारी 20 साल पुरानी अमेरिकी युद्ध का अंत हो गया। भारतीय मीडिया और जानकारों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध पर काफी सख्त टिप्पणी की और साथ ही बाइडेन प्रशासन के रवैये की भी आलोचना की। जीवन बीमा निगम ने बैंक ऑफ इंडिया की 4% हिस्सेदारी ओपन मार्केट से खरीदी है। बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। LIC ने 2 सितंबर को ओपन मार्केट से बैंक ऑफ इंडिया में 3.9% हिस्सेदारी शेयर ली है। नई हिस्सेदारी लेने से पहले बैंक ऑफ इंडिया में LIC की 3.17% हिस्सेदारी थी। बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 3 सितंबर को 0.59% गिरकर 59.25 रुपए बंद हुए थे। बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि अब बैंक में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 7.05% हो गई है। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी में अगर किसी की 5% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी तो उसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और एक्स गर्लफ्रेंड कही जाने वाली रश्मि देसाई का लव हेट रिलेशनशिप तो किसी से छुपा नहीं है। बिग बॉस 13 के घर में दोनों के बीच के झगड़े सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे थे। रश्मि का सिद्धार्थ पर चाय फेंकना, सिद्धार्थ का रश्मि को ऐसी लड़की बोलना, बिग बॉस के घर में होती लगभग हर चीज उन दोनों के इर्द गिर्द ही रहती थी। अब सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद रश्मि देसाई दुखी है। अब सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर रश्मि देसाई ने उन्हें याद किया और इमोशनल करने वाली पोस्ट लिखी है। भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने बढ़त हासिल कर ली है। इसकी बड़ी वजह ओली पोप, जॉनी बेयरस्टो और मोइन अली की शानदार बल्लेबाजी रही। एक समय इंग्लैंड ने 62 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद पोप, बेयरस्टो और मोइन अली ने अर्धशतकीय साझेदारी कर इंग्लैंड को पहली पारी में बढ़त दिला दी। टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार सुबह भारत को प्रवीण कुमार ने पुरुष ऊंची कूद इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल एथिराज अपना तीसरा मुकाबला फ्रांस के लुकास मजूर से हार गए। हालांकि सेमीफाइनल में वे पहले ही पहुंच गए थे। ये उनका ग्रुप स्टेज का मुकाबला था। 18 वर्षीय प्रवीण ने पुरुष हाई जंप में 2.7 मीटर की कूद लगाई और देश को 11वां मेडल दिलाया।